160 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। सबसे ज्यादा जरूरी विषय पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का है। उच्च स्तर पर इसके बारे में जब तक कार्यवाही नहीं की जाती तब तक उन लोगों में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनका विकास करना है तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। उनको मुफ्त किताबें, भोजन और कपड़ा दिया जाना चाहिए, तभी वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज सकेंगे और उनके स्तर में सुधार हो सकेगा। पिछड़े क्षेत्रों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पहले तो स्कूल ही नहीं होते हैं, उसके बाद शिक्षक भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिन शिक्षकों को वहां भेजा जाता है वे एक प्रकार से इसको सजा मानकर वहां जाते हैं और अपने कर्तव्यों के पालन में विशेष ध्यान नहीं देते। राज्य के अधिकारी भी इस ओर कोई रुचि नहीं लेते, कभी भी वहां दौरे के लिए नहीं जाते। नतीजा यह होता है कि महीने में 20 दिन वे स्कूल बंद रहते हैं। इसलिए शिक्षकों में इन स्कूलों में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से कुछ विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए, जिससे वे इस काम को सजा मानकर नहीं बल्कि सेवा भाव से करें। आज भी गांवों में लोग अपने बच्चों को आय का साधन मानते हैं। इनके द्वारा पशुओं के चराने का काम लिया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, खानों में काम लिया जाता है। इस प्रकार की गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को प्रचार करना चाहिए ताकि वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेज सकें। पहला, राज्यों में जो स्कूल है उनका स्तर आजकल बहुत गिरा हुआ है। वहाँ पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर आपने केंद्रीय स्कूल खोले हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय स्कूल हो जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाए, ताकि कुछ क्षेत्र के दूसरे स्कूल उस स्कूल से लाभ उठा सके और वहां पर बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो सके। पर दोपहर के भोजन के संबंध में पिछले बजट के समय सरकार की ओर से घोषणा की गई थी। मैं नहीं जानता कि उस योजना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है। जहां जहां इस समय भोजन दिया लाभ उठाया जा रहा है, उस भोजन में पौष्टिक पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं। पैरा। सभापति महोदय, यहाँ आए दिन भाषण तैयार किए जाते हैं, वे यहाँ पर पेश होते हैं, उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, परंतु हम अपने देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के मुताबिक काम शुरू नहीं करते तब तक हमारी दशा में सुधार नहीं हो सकता। इस सदन में शिक्षा के बारे में कई बार कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे देश की है वह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा इस देश ने संसार भर में गौरव प्राप्त किया था, वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और अब हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के, जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में रुचि लेते हैं। हम अपनी चीजों को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहाँ पर ले जाए। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव के साथ जाकर उनका धन्यवाद किया। जब मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र शर्म के मारे मुंह उठा न सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं
और यहाँ के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने पर गौरव करते हैं। यह किसी भी भारतवासी को शोभा नहीं देता। सभापति महोदय, यहाँ आए दिन भाषण तैयार किए जाते हैं, वे यहाँ पर पेश होते हैं, उन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पेश होते हैं और पास होते हैं, परंतु हम अपने देश की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई ठोस काम नहीं करते। जब तक हम अपने हालात के मुताबिक काम शुरू नहीं करते, तब तक हमारी दशा में सुधार नहीं हो सकता। इस सदन में शिक्षा के बारे में कई बार कहा कि शिक्षा की पद्धति जो हमारे देश की है वह हमें अंधेरे की ओर ले जा रही है। वह शिक्षा जिसके द्वारा हम इस देश ने संसार भर में गौरव प्राप्त किया था, वह शिक्षा जिसके द्वारा संसार ने हमें गुरु माना था, वह आध्यात्मिक शिक्षा जिसके द्वारा हमारा संसार लोहा मानता था, उसे हम त्याग रहे हैं और अब हम दूसरी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे अपने इतिहास को छोड़कर दूसरे मुल्कों के जापान, अमेरिका आदि के इतिहास को पढ़ने में रुचि लेते हैं। हम अपनी चीजों को छोड़कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह हमें कहाँ पर ले जाए। अगर हमें अपने जीवन को ऊंचा बनाना है तो हमें वे उपाय करने होंगे जो पहले हमारे देश में मौजूद थे, लेकिन हम उन उपायों को भूलकर दूसरी ओर भाग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त ने बहुत ही आश्चर्य में कहा था कि एक फ्रांस के विद्वान दिल्ली में आए थे। उन्होंने किसी जनसभा में भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में भाषण दिया। मैंने बड़े गौरव के साथ जाकर उनका धन्यवाद किया। तब मैंने धन्यवाद अंग्रेजी में किया तो वह कहने लगे कि क्या आपको हिंदी नहीं आती है? आप हिंदी में धन्यवाद क्यों नहीं करते? मेरे मित्र शर्म के मारे मुंह उठा न सके। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बाहर के विद्वान हिंदी में यहाँ आकर भाषण देते हैं और यहाँ के लोग अभी भी अंग्रेजी में बोलने पर गौरव करते हैं। यह किसी भी भारतवासी को शोभा नहीं देता। पैरा हर देश का जैसे अपना नाम आवश्यक है वैसे ही अपनी भाषा। वह देश अपने में अधूरा है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि हमें उन्नति करनी है तो अपने पुराने गौरव को और अपनी जन भाषा को पुनः लौटाना ही होगा। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, इस समय देश के सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की है। इस संबंध में एक माननीय सदस्य का जो भाषण सदन में हुआ उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं इस बात को मानता हूँ और सारे देश के लोग भी मानते हैं। मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज देश में गल्ले की कमी है, परंतु प्रश्न यह है कि इस गल्ले की कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। अपने ही देश में उत्पादन बढ़ा करके या दूसरे देशों में जिस तरह से हम गल्ला मंगवा रहे हैं उसी तरह से मंगवा कर कमी पूरा करें। आज लोगों में गल्ले की कमी की वजह से उत्तेजना फैल रही है, परेशानी बढ़ रही है और दिक्कतें बढ़ रही है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। खासतौर से कुछ दिन पहले केरल के संबंध में इस सदन में बहस हुई। बंगाल में भी गल्ले की कमी की वजह से हालत खराब हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश के जितने सूबे हैं उन सब में करीब करीब वैसी ही हालत है। ऐसी हालत में हमारे देश के अंदर अपने प्रयत्नों से और अपनी मेहनत से गल्ले का अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैरा मैं खास तौर से अपने सूबे के संबंध में कहना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसी काफ़ी ज़मीनें हैं जिसमें सिंचाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पर छोटी सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो सिर्फ उस जमीन में कम से कम 35,000 टन एक फसल में पैदावार बढ़ सकती है। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ पर उत्पादन बढ़ाने और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहने की बात है, हमें देखना होगा कि सिंचाई की व्यवस्था और खाद इन दोनों में किसकी आवश्यकता पहले है। मैंने पहले भी यह कहा कि खाद के ऊपर अगर ज़्यादा जोर दिया गया और सिंचाई के कामों की उपेक्षा की गई तो नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों में सिंचाई की अधिक से अधिक व्यवस्था है वहीं पर इसका उपयोग हो सकता है।
अनाज की कमी वाले इलाकों में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उत्पादन नहीं होगा। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश में जो कुछ भी हम पैदा करते हैं, उसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर